तुम्हारी औकात है इस कंपनी में जॉब करने की? इसे धक्के मार कर निकालो। मैडम, तुम मुझे जानती नहीं हो, मैं कौन हूं? सुबह के ठीक 9:15 थे। शहर का मौसम खुशनुमा था, लेकिन स्काईलाइन कंपनी के मुख्य द्वार पर तनाव और भागदौड़ का माहौल था। यह शहर की सबसे मशहूर और बहुत ऊंची इमारत थी, जिसकी 50 मंजिल की कांच वाली दीवारें सूरज की रोशनी में किसी हीरे की तरह चमक रही थीं। यहां काम करना शहर के हर युवा का सपना था। गेट पर महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां, मर्सिडीज, ऑडी, BMW लगातार आकर रुक रही थीं, जिनमें से सूट बूट पहने बड़े अफसर उतर रहे थे। तभी इस तेज चमक के बीच एक पुरानी खटारा सी पीली टैक्सी आकर मुख्य गेट के पास रुकी। टैक्सी का इंजन खांस रहा था और उससे काला धुआं निकल रहा था। वहां मौजूद सुरक्षा गार्ड्स ने नाक सिकोड़ ली। उस टैक्सी का पिछला दरवाजा खुला और एक 25 साल का नौजवान बाहर निकला। नाम था आर्यन। आर्यन का हुलिया उस जगह के हिसाब से बिल्कुल अलग था। उसने एक साधारण सी आसमानी रंग की चेक शर्ट पहन रखी थी, जिसकी कॉलर थोड़ी मुड़ी हुई थी। नीचे घिसी हुई नीले रंग की जीन्स और पैरों में साधारण पुराने जूते थे। उसके कंधे पर एक कॉलेज वाला बैग लटका था, जो शायद कई सालों से इस्तेमाल हो रहा था। आर्यन ने टैक्सी वाले को किराए के 150 रुपए दिए और एक गहरी सांस लेकर उस विशाल इमारत की ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और चमक थी। जैसे ही आर्यन ने भव्य कांच के दरवाजों की ओर कदम बढ़ाया, वहां तैनात मुख्य सुरक्षा गार्ड, जिसका नाम बलवंत था, तेजी से सामने आ गया। बलवंत 6 फुट का हट्टा कट्टा आदमी था और उसे अपनी वर्दी का बड़ा घमंड था। उसने अपना डंडा आर्यन के सामने कर दिया और कड़क आवाज में बोला, अरे भाई रुकिए, कहां जा रहे हैं? रुको वहीं। आर्यन रुक गया और विनम्रता से मुस्कुराया। जी नमस्ते, मुझे अंदर जाना है। बलवंत ने उसे ऊपर से नीचे तक घमंड भरी नजरों से देखा और हंसते हुए बोला, अंदर? तुम्हें पता भी है ये कौन सी जगह है? ये स्काईलाइन कंपनी है, ये कोई आम जगह नहीं है। सामान पहुंचाने वाले लोग और कोरियर 8 वालों के लिए एंट्री पीछे की गली से है। जाओ, वहां से जाकर अपना पार्सल जमा करो। आर्यन ने शांति से जवाब दिया, भैया आप गलत समझ रहे हैं, मैं कोई डिलीवरी बॉय नहीं हूँ। मेरा आज यहाँ इंटरव्यू है। HR डिपार्टमेंट ने मुझे 9:30 बुलाया है। ये सुनते ही बलवंत जोर से हंसा। उसने पास खड़े दूसरे गार्ड को कोहनी मारी और बोला, अरे रमेश, सुन रहा है? ये लड़का कह रहा है इसका इंटरव्यू है। भाई साहब, यहाँ जो इंटरव्यू देने आते हैं ना, उनके जूतों की कीमत तुम्हारे पूरे कपड़ों से ज्यादा होती है। जाओ यहाँ से। सुबह सुबह दिमाग खराब मत करो। किसी ढाबे पर वेटर का काम ढूंढ लो, वहां शायद नौकरी मिल भी जाए। आर्यन ने अपनी जेब से एक मुड़ा हुआ कागज, अपॉइंटमेंट लेटर, निकालने की कोशिश की और कहा, देखिए मेरे पास लेटर है, आप एक बार चेक तो। लेकिन बलवंत ने उसकी बात काट दी और उसे धक्का देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। अरे कहा ना, निकलो यहां से, बड़े साहब लोग आने वाले हैं, भीड़ मत लगाओ। अभी यह बहस चल ही रही थी कि एक चमचमाती लाल रंग की कार पोर्च में आकर रुकी। उसमें से सोनिया उतरी। सोनिया कंपनी की हेड रिसेप्शनिस्ट थी। वह बेहद फैशनेबल थी। उसने महंगा परफ्यूम लगा रखा था, जिसकी खुशबू हवा में फैल गई। उसके हाथ में लेटेस्ट आईफोन था और आंखों पर काला चश्मा। उसने शोर सुना तो अपनी हाई हील्स खटखटाते हुए वहां आई। सोनिया ने नाक पर चढ़े चश्मे को थोड़ा नीचे किया और आर्यन को ऐसे देखा जैसे उसने कचरे के ढेर को देख लिया हो। उसने गार्ड पर चिल्लाते हुए कहा, बलवंत, ये क्या तमाशा है? इतनी बड़ी कंपनी के गेट पर यह शोर शराबा क्यों? और ये साधारण कपड़ों वाला लड़का यहाँ मेन गेट पर क्या कर रहा है? इसे यहाँ से ले जाओ, क्लाइंट्स का इंप्रेशन खराब होता है। आर्यन ने सोनिया की ओर देखा और बहुत ही सधे हुए स्वर में कहा, मैम गुड मॉर्निंग, मेरा नाम आर्यन है और मिस्टर खन्ना ने मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है। गार्ड भैया मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे। सोनिया ने एक तंज भरी हंसी हंसते हुए कहा, मिस्टर खन्ना, तुम्हें? हाँ हाँ हाँ, लगता है तुमने सपने देखना अभी बंद नहीं किया। देखो मिस्टर, हमारी कंपनी का एक स्टैंडर्ड है, एक क्लास है। हम यहाँ क्वालिटी मेंटेन करते हैं। इस तरह के लोग अगर लॉबी में भी खड़े हो जाएं तो माहौल बिगड़ जाता है। फिर उसने गार्ड को आदेश दिया, बलवंत, अगर यह 1 मिनट के अंदर यहाँ से नहीं गया तो पुलिस को बुला लेना। लेकिन आर्यन अपनी जगह से नहीं हिला। उसने सोनिया की आंखों में देखते हुए कहा, मैम, किसी की योग्यता उसके कपड़ों से नहीं, उसके काम से तय होती है। अगर मेरे पास लेटर है तो मुझे अंदर जाने का हक है। अगर मैं गलत निकला तो आप मुझे खुद बाहर निकाल दीजिएगा।
सोनिया को उसकी हिम्मत पर गुस्सा आया, लेकिन उसने सोचा कि अगर यह झूठ बोल रहा होगा तो अंदर मैनेजर सर खुद इसकी बेइज्जती करके निकालेंगे, तब ज्यादा मजा आएगा। उसने मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है जाओ अंदर, लेकिन याद रखना रिसेप्शन के पास वाले कोने वाली सीट पर ही बैठना, सोफे पर मत बैठना, गंदे हो जाएंगे। आर्यन ने सिर हिलाया और अंदर चला गया। अंदर का माहौल बाहर से भी ज्यादा आलीशान था। संगमरमर का फर्श, दीवारों पर बहुत महंगी पेंटिंग्स और छत से लटकते विशाल झूमर। सेंट्रल एसी की ठंडक ने आर्यन के चेहरे को छू लिया। वेटिंग एरिया में पहले से ही 20 लोग बैठे थे। सभी लोग बेहतरीन सूट, टाई और पॉलिश किए हुए जूतों में थे। वे आपस में अंग्रेजी में बातें कर रहे थे और अपने लैपटॉप पर कुछ टाइप कर रहे थे। जैसे ही आर्यन ने वहां कदम रखा, सबने अपना काम रोक दिया और उसे अजीब नजरों से देखने लगे। माहौल में एक अचानक सन्नाटा छा गई। आर्यन एक खाली साधारण कुर्सी की तरफ बढ़ा और बैठ गया। उसके बगल में बैठे एक कैंडिडेट ने अपनी मुंह फेर लिया और दूसरे से बोला, ओ गॉड, एचआर वाले भी किसे बुला लेते हैं? क्या अब इस कंपनी का स्टैंडर्ड इतना गिर गया है? दूसरा कैंडिडेट हंसा और बोला, अरे नहीं यार, मुझे लगता है यह सफाई कर्मचारी के इंटरव्यू के लिए आया होगा, गलती से यहां बैठ गया है। यह सुनकर वहां बैठे सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। आर्यन ने यह सब सुना। उसे बुरा लगा, लेकिन करीब आधे घंटे बीत चुके थे। कोई भी आर्यन से बात करने को तैयार नहीं था। तभी वहां एक बुजुर्ग ऑफिस बॉय, जिन्हें सब काका कहते थे, हाथ में पानी की ट्रे लेकर आए। काका की उम्र करीब 60 साल थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं और वर्दी थोड़ी ढीली थी। वे कांपते हाथों से सबको पानी पिला रहे थे। जब काका सूट बूट वाले लोगों के पास गए तो किसी ने उनकी तरफ देखा तक नहीं, बस बिना थैंक यू बोले पानी उठा लिया। एक कैंडिडेट ने तो झिड़कते हुए कहा, अरे बुढ़े, पानी ठंडा नहीं है क्या? कैसी सर्विस है यहाँ की? काका बेचारे सहम गए और माफी मांगने लगे। फिर वे आर्यन के पास आए। उन्होंने देखा कि आर्यन का चेहरा उतरा हुआ है। काका ने बड़े प्यार से पानी का गिलास आगे बढ़ाया और धीमी आवाज में बोले, बेटा पानी पियोगे? बहुत देर से बैठे हो। आर्यन ने मुस्कुराकर दोनों हाथों से गिलास लिया और कहा, जी शुक्रिया काका, आप बहुत नेक काम कर रहे हैं। काका आर्यन की विनम्रता देखकर चौंक गए। इस ऑफिस में शायद ही कोई उनसे इतनी इज्जत से बात करता था। काका ने झुककर आर्यन के कान में कहा, बेटा घबराना मत, मैं देख रहा हूं सब तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन तुम दिल छोटा मत करना। ये दुनिया चमक धमक की गुलाम है, तुम बस अपने ऊपर भरोसा रखना। भगवान ने चाहा तो नौकरी तुम्हें ही मिलेगी। आर्यन की आंखों में नमी आ गई। उसने काका का हाथ पकड़कर कहा, काका आप जैसे लोग ही असली दौलत हैं। आपकी यह बात मैं हमेशा याद रखूंगा। यह एक छोटा सा पल था, लेकिन इसने आर्यन को बहुत हिम्मत दी। न उसने पलटकर जवाब नहीं दिया। उसने अपना पुराना बैग गोद में कसकर पकड़ लिया और दीवार पर लगी घड़ी को देखने लगा। हर गुजरता पल उसके धैर्य की परीक्षा ले रहा था। तभी अचानक एचआर केबिन का दरवाजा जोर से खुला। वहां से कंपनी का सीनियर मैनेजर राहुल खन्ना बाहर निकला। राहुल खन्ना लगभग 35 साल का था। महंगा इटालियन सूट पहने हुए था और उसके चेहरे पर घमंड साफ दिखाई दे रहा था। वह अपने मोबाइल पर किसी को डांट रहा था। सुनो, मुझे कोई बहाना नहीं चाहिए। आज नए ग्लोबल सीईओ आ रहे हैं। मुझे सब कुछ परफेक्ट चाहिए। अगर एक भी गलती हुई तो सबकी नौकरी चली जाएगी। और हाँ, वो फूलों का गुलदस्ता तैयार है ना? ठीक है। फोन जेब में रखते ही राहुल की नजर वेटिंग एरिया पर पड़ी। उसने देखा कि सभी कैंडिडेट्स स्मार्ट लग रहे हैं, सिवाय एक के। उसकी नजर आर्यन पर जाकर टिक गई। राहुल बहुत गुस्से में आ गया। वह तेज कदमों से फर्श पर जूते खटखटाते हुए आर्यन की तरफ बढ़ा। तुम यहां क्या कर रहे हो? राहुल ने पूरे हॉल में गूंजती हुई आवाज में पूछा। और इस वीआईपी वेटिंग एरिया में कैसे बैठे हो? आर्यन अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और बहुत ही आदर के साथ बोला, गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम आर्यन है। मेरा आज 10 बजे का इंटरव्यू शेड्यूल है। राहुल ने उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन किया और एक नफरत भरी हंसी हंसी। इंटरव्यू स्काईलाइन कंपनी में? अपनी शक्ल आईने में देखकर आए हो? हम यहाँ सीनियर प्रोफाइल के लोग ढूंढ रहे हैं, चपरासी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे कपड़ों में मेरे ऑफिस में घुसने की? आर्यन ने शांत रहते हुए अपना रिज्यूमे आगे बढ़ाया। सर, एक बार आप मेरा बायोडाटा देख लीजिए। कपड़ों से क्या फर्क पड़ता है अगर मेरा काम अच्छा हो तो। राहुल ने आर्यन के हाथ से रिज्यूमे झपट लिया। उसने उसे 1 सेकंड के लिए भी नहीं पढ़ा और सबके सामने उसे मोड़कर एक बॉल बना दिया और पास के डस्टबिन में फेंक दिया। राहुल चिल्लाया, फर्क पड़ता है?
क्योंकि यह ब्रांड है। तुम जैसे लोग हमारी कंपनी की इमेज खराब करते हैं। क्या सोचेंगे हमारे क्लाइंट्स कि हमारे पास स्टाफ को कपड़े पहनाने के भी पैसे नहीं हैं? निकलो यहां से, गेट आउट। पूरा वेटिंग एरिया सन्न था। कुछ कैंडिडेट्स दबी हंसी हंस रहे थे। सोनिया भी रिसेप्शन से यह तमाशा देख रही थी और मुस्कुरा रही थी। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, लेकिन उसने अपना आपा नहीं खोया। उसने राहुल की आंखों में आंखें डालकर कहा, मिस्टर खन्ना, आप मुझे रिजेक्ट कर सकते हैं, यह आपका हक है, लेकिन आप मेरी बेइज्जती नहीं कर सकते। एक मैनेजर होने का मतलब यह नहीं कि आप इंसानियत भूल जाएं। मैंने सुना था यह कंपनी बहुत बड़ी है, लेकिन आज पता चला कि यहाँ के लोगों की सोच कितनी छोटी है। यह सुनते ही राहुल गुस्से से लाल हो गया। उसके अहंकार को चोट पहुंची थी। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे, राहुल खन्ना को जुबान लड़ा रहे हो? सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, राहुल ने जोर से चिल्लाया। गार्ड बलवंत और 2 अन्य गार्ड्स दौड़ते हुए अंदर आए। राहुल ने आदेश दिया, इस भिखारी को धक्के मारकर बाहर निकालो और अगर इसने दोबारा इस बिल्डिंग की तरफ देखा भी तो इसके पैर तोड़ देना। गार्ड्स ने आर्यन को घेर लिया। बलवंत ने आर्यन का कॉलर पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। आर्यन ने उसका हाथ झटक दिया और गरजते हुए बोला, मुझे छूने की गलती मत करना। आर्यन की आवाज में ऐसी कड़कड़ाहट थी कि गार्ड्स एक पल के लिए सहम गए। राहुल खन्ना ने चिल्लाया, क्या देख रहे हो? फेंको इसे बाहर। ठीक उसी वक्त कॉन्फ्रेंस हॉल के विशाल डबल दरवाजे खुले। वहां से 3 बुजुर्ग और बेहद प्रभावशाली व्यक्ति बाहर निकले। वे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं। वे किसी को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। उनमें से सबसे वरिष्ठ डायरेक्टर मिस्टर वर्मा की नजर भीड़ के बीच खड़े आर्यन पर पड़ी। मिस्टर वर्मा का चेहरा पसीने से भीग गया। वे लगभग दौड़ते हुए आर्यन की तरफ आए। उनके पीछे बाकी दोनों डायरेक्टर्स भी थे। राहुल खन्ना ने सोचा कि डायरेक्टर्स शायद शोर सुनकर नाराज हो रहे हैं। वह तुरंत बोला, सर, आई एम सॉरी, ये फालतू लड़का जबरदस्ती घुस आया था। मैं बस इसे बाहर ही फेंकवा रहा था। आप चिंता न करें। लेकिन मिस्टर वर्मा ने राहुल को ऐसे नजरअंदाज किया जैसे वह वहां हो ही नहीं। वे सीधे आर्यन के पास पहुंचे और सबके सामने, जी हां, सबके सामने झुककर आर्यन के पैर छूने की कोशिश की। आर्यन ने उन्हें पकड़ लिया और गले लगाया। मिस्टर वर्मा ने हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग सर, हमें माफ कर दीजिए। हमें लगा आपकी फ्लाइट लेट है। हम आपको रिसीव करने नीचे नहीं आ पाए। यह हमारी बहुत बड़ी गलती है। सर, प्लीज हमें माफ कर दीजिए। पूरे ऑफिस में ऐसा सन्नाटा छा गया कि अगर सुई भी गिरे तो आवाज आए। राहुल खन्ना का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सोनिया के हाथ से पानी की बोतल छूटकर गिर गई। गार्ड बलवंत, जिसने अभी अभी आर्यन को धक्के मारने की कोशिश की थी, वह थर थर कांपने लगा। आर्यन ने मुस्कुराते हुए मिस्टर वर्मा से कहा, कोई बात नहीं वर्मा अंकल, मैं तो बस थोड़ा जल्दी आ गया था। मैं देखना चाहता था कि मेरे पिताजी ने जिस कंपनी को खून पसीने से बनाया है उसके असली रक्षक कौन है, और मुझे बहुत कुछ देखने को मिला। मिस्टर वर्मा ने वहां मौजूद हैरान भीड़ की तरफ मुड़कर ऐलान किया, देवियों और सज्जनों, शायद आप नहीं जानते, ये कोई साधारण लड़का नहीं है। ये मिस्टर आर्यन सिंघानिया है, हमारे ग्रुप के चेयरमैन के इकलौते बेटे और आज से इस कंपनी के नए ग्लोबल सीईओ। इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बिजनेस में टॉप किया है और आज से यही हमारे बॉस हैं। ये सुनते ही उन कैंडिडेट्स के पैरों तले जमीन खिसक गई जो आर्यन का मजाक उड़ा रहे थे। वे अपनी कुर्सियों से खड़े हो गए। उनके चेहरे शर्म से झुक गए। आर्यन धीरे धीरे चलकर राहुल खन्ना के पास गया। राहुल अब अपनी नजरें नहीं मिला पा रहा था। वह पसीने से लथपथ था। आर्यन ने डस्टबिन से अपना मुड़ा हुआ रिज्यूमे निकाला, उसे सीधा किया और राहुल के कोट की जेब में रख दिया। आर्यन ने बेहद गंभीर और भारी आवाज में कहा, मिस्टर खन्ना, आपने सही कहा था, फर्क पड़ता है, लेकिन कपड़ों से नहीं, सोच से। आपने मुझे इसलिए जलील किया क्योंकि मेरे कपड़े सस्ते थे। क्या यह सूट और टाई आपको बदतमीजी करने का लाइसेंस देते हैं? राहुल गिड़गिड़ाने लगा। सर, मुझे नहीं पता था कि आप। सर, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मेरे परिवार है, बच्चे हैं, मेरी नौकरी मत छीनिए। आर्यन ने सोनिया की तरफ देखा। सोनिया रोने वाली थी। सोनिया, एक रिसेप्शनिस्ट कंपनी का चेहरा होती है। अगर चेहरा ही बदसूरत सोच में हो तो कंपनी खूबसूरत कैसे दिखेगी? फिर आर्यन ने उन गार्ड्स की तरफ देखा जो अब सिर झुकाए खड़े थे। आर्यन ने भीड़ में खड़े काका को देखा। काका खंभे के पीछे छिपे हुए थे, डरे हुए। आर्यन खुद चलकर उनके पास गया और उनका हाथ पकड़कर सबके बीच लाया।
आर्यन ने कहा, इस पूरे आलीशान ऑफिस में जहां करोड़ों का टर्नओवर है, वहां सिर्फ एक इंसान अमीर है और वो है यह काका। आर्यन ने काका के कंधे पर हाथ रखा। जब आप सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तब काका ने मुझे पानी पिलाया और हिम्मत दी। एक सच्चा लीडर वही होता है जो दूसरों के दुख को समझे। आर्यन ने अपना फैसला सुनाया। आज से काका सिर्फ ऑफिस बॉय नहीं रहेंगे, इन्हें वेलफेयर मैनेजर बनाया जाता है। ऑफिस के हर स्टाफ की सुख सुविधा का ध्यान अब काका रखेंगे और इनकी तनख्वाह अब मैनेजर लेवल की होगी। काका की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने हाथ जोड़ ली। फिर आर्यन राहुल की तरफ मुड़ा। और मिस्टर राहुल, मैं आपको नौकरी से निकाल सकता था 1 सेकंड में, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैंने आपके पेट पर लात मारी तो मुझ में और आप में क्या फर्क रह जाएगा। राहुल ने राहत की सांस ली, लेकिन आर्यन ने आगे कहा, परंतु एक अहंकारी इंसान मैनेजर की कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। आपको मैनेजर पद से तुरंत हटाया जाता है। अगले 6 महीने तक आप ट्रेनी के तौर पर काम करेंगे और आपके बॉस काका होंगे। सब हैरान रह गए। जी हाँ, आर्यन ने कहा, आपको काका से सीखना होगा कि इंसानियत क्या होती है। आपको हर वो छोटा काम करना होगा जो आप दूसरों से करवाते थे। जिस दिन काका लिख कर देंगे कि आप सुधर गए हैं, उस दिन आपको आपका पद वापस मिलेगा। अंत में आर्यन ने उन कैंडिडेट्स की तरफ देखा जो अब भी शर्मिंदा खड़े थे। आप लोग जो खुद को प्रोफेशनल कहते हैं, याद रखना, डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन तरक्की सिर्फ आपका व्यवहार दिलाएगा। आज का इंटरव्यू कैंसिल। अब आप सब घर जाइए और सोचिए कि आप एक अच्छे मैनेजर बनने से पहले एक अच्छे इंसान हैं या नहीं। आर्यन मुड़ा और डायरेक्टर्स के साथ अपने केबिन की ओर चल दिया। पीछे राहुल खन्ना सिर झुकाकर खड़ा था और काका की आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उस दिन के बाद स्काईलाइन कंपनी में कोई भी किसी को उसके कपड़ों से नहीं आंकता था। वहां की हवा बदल चुकी थी। वहां अब सिर्फ पैसा नहीं, इंसानियत भी बोलती थी। आखिरी संदेश। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि घमंड एक ऐसा पहाड़ है जिस पर चढ़ने वाला अंत में नीचे जरूर गिरता है। कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि वक्त के पास हर किसी का हिसाब होता है। असली बॉस वो नहीं जो हुकूम चलाए, असली बॉस वो है जो दिल जीते। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में इंसानियत, ह्यूमैनिटी जरूर लिखें। धन्यवाद।